सम स्पेशल फीचर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? जैसे पहली विशेषता क्या है कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषता होती है कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश वह देश होगा जहां पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होगा। अब सोचो, अगर कोई चीज दो लोगों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर रही है तो हो सकता है वो दोनों उन दोनों के मध्य क्या हो जाए, किसी भी शक्तियों को लेकर विवाद हो सकता है कि नहीं। जैसे एक तरफ सेंट्रल की कुछ पावर्स हैं और एक तरफ स्टेट्स की। हो सकता है सेंट्रल अपनी पावर का यूज करके स्टेट की कुछ शक्तियों को अपने पास ले ले। क्या ये आसानी से मान जाएंगे? नहीं मानेंगे तो क्या होगा? विवाद। इस विवाद को निपटाएगा कौन? जो स्वतंत्र होगा और निष्पक्ष होगा दोनों से। ऐसी संस्था कौन सी है भारत में? सुप्रीम कोर्ट। पहली विशेषता समझ में आ गई। दूसरी क्या है कि यह भारत का अंतिम अपीली न्यायालय होगा। मतलब इसके द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ आप कहीं भी अपील के माध्यम से नहीं जा सकते। ठीक, इसके पहले 28 जनवरी 1950 के पहले, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले, पहला भारत का सुप्रीम कोर्ट कौन सा था? कलकत्ता। 1774 में जो स्थापित हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। इसमें कितने जजेस थे? कुल 4 जजेस। पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश के नाम हाइडे, स्मिथ और लेमेस्टर। ठीक है। यदि 1773-74 में स्थापित जो सुप्रीम कोर्ट है, यदि उसने कोई निर्णय दिया तो उसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती थी? यूके के प्रीवी काउंसिल में। लेकिन ये सोचो, उस समय जो भारत था, क्या इतना आर्थिक स्थिति में बेहतर था कि हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहाँ चला जाए? प्रीवी काउंसिल। जा सकता था? नहीं जा सकता था ना। यानी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग न्याय से वंचित रह जाता था। इस वंचना को दूर करने के लिए क्या किया गया? जैसे ही भारत आजाद हुआ 28 जनवरी 1950 को एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और क्या कहा गया कि इसके खिलाफ अपील आप कहीं भी नहीं करेंगे। अर्थात यह अंतिम अपीली न्यायालय है ना। तो राष्ट्रपति के पास आप कैसे जाएंगे? सिर्फ दया याचना के रूप में। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या थी? यह मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि भारत में स्थित किसी भी व्यक्ति या नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति डायरेक्ट कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। चौथी विशेषता क्या है? यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। क्या है? अंतिम व्याख्याकर्ता। अर्थात भारत की बदलती सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर संविधान को क्या कर सकता है? व्याख्यात कर सकता और नए नए नियम, कायदे, कानून जोड़ सकता है। ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? क्या कह रहा है आर्टिकल 124 कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में, यानी मूल संविधान की बात करें, किसकी? इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसको बोलेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या प्रावधान था अनुच्छेद 124 को लेकर? 1 सीजीआई और 7 अदर्स जज। ठीक है ना। लेकिन समय समय पर संसद को शक्ति दी गई कि वह सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ा सकता है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? 34 जजेस, जिनमें से 1 सीजीआई और 33 अन्य हैं। हाँ है ना। तो कौन होंगे ऐसे जज? क्या भारत का कोई भी व्यक्ति जज बन सकता है? तो कुछ योग्यताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्या योग्यता होगी? पहला, वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। दूसरा, वह 5 वर्ष तक 1, 2 या 2 से अधिक
हाई कोर्ट में क्या रखा हो, जज के रूप में काम कर चुका हो। पहली शर्त क्या है, भारत का नागरिक। दूसरी क्या है, वह 5 वर्ष तक एक या दो से अधिक हाई कोर्ट में क्या हो, जज के रूप में काम कर चुका हो। अगर ये नहीं पूरी कर पा रहा शर्त तो कौन सी शर्त होगी, वह 10 वर्ष तक एक, दो या दो से अधिक कहां पर, हाई कोर्ट में क्या रह चुका हो, अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो। कितनी शर्तें हो गई, 3। चौथी क्या है, हाँ चौथी क्या है, वह राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कितनी शर्तें, 2 शर्त। नहीं समझे, कितनी शर्तें, 2 शर्तें। पहली शर्त अनिवार्य है, बाकी की ये दूसरी, तीसरी और चौथी में से कोई एक शर्त का पालन करना अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कितनी योग्यता है, 2। पहला क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 5 वर्ष से अधिक एक, दो या दो से अधिक हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुका हो। नहीं हो पाया तो, या वह 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में एक, दो या दो से अधिक हाई कोर्ट में क्या हो, एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो। ये भी नहीं तो राष्ट्रपति की नजर में वो पारंगत विधिवेत्ता हो। याद रखोगे, नॉलेजेबल आदमी जिसको लॉ की पूरी जानकारी है। और ये समाधान कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये शर्त पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा मान लो, नहीं कर रहा मान लो, लेकिन राष्ट्रपति को क्या समाधान हो गया कि उसको नॉलेज है, तो राष्ट्रपति की इच्छा से वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। समझ में आ गए, हाँ क्या, कुछ भी हो, बस राष्ट्रपति को समाधान हो जाए। और लॉ के स्टूडेंट को लॉ की पूरी जानकारी नहीं होगी मेरे भाई, नहीं समझे, कम से कम वो काम कर चुका हो, कई सारी चीजें, अच्छा ज्ञान रखा हो। कहां पर, कहां पर, लॉ में। ठीक है, पक्का, आ जाओ। क्या करना है, अपॉइंटमेंट। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने हैं, 1 CGI और 33 अदर्स। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही करेगा यार। कौन करेगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी प्रॉब्लम कहां आएगी, बाकी के जजों को नियुक्त करने में। देखना कैसे, CGI अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आधार क्या होगा, इन 34 जजों में किस जज को CGI बनाएगा राष्ट्रपति, किसको बताएगा, सबसे वरिष्ठ। ठीक है, यानी CGI वह व्यक्ति बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों में क्या हो, सबसे सीनियर हो। है ना, यह परंपरा है किसकी, यानी सुप्रीम कोर्ट जब से स्थापित हुआ तब से लेकर आज तक यह परंपरा बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो CGI होगा वो कौन होगा, सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा। लेकिन इसका 2 बार उल्लंघन, 2 बार उल्लंघन किया गया, अर्थात सीनियर जज होने के बावजूद भी वह व्यक्ति CGI नहीं बना और उससे नीचे जूनियर व्यक्ति को जज बना दिया गया। कैसे, कब कब, अच्छा यहां तक समझ में आ गया पक्का कि CGI को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। अदर जजेस को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। यहां पर दिक्कत है, अभी बताएंगे कैसे। यहां पर कोई दिक्कत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के CGI कौन बनेंगे, जो सभी जजेस में सबसे सीनियर मोस्ट हो।
ये परंपरा चली आ रही है और सिर्फ भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति में इसका उल्लंघन हुआ है। कितनी बार? 2 बार। समझे? कब कब समझे? अरे समझे? हाँ तो समझो। देखो ये केस याद है? ये केस याद है किसी को? नहीं याद है। यहीं से मूल संरचना की अवधारणा का विकास हुआ। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके पूरे संविधान में किसी भी चीज को संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना? अगर मूल संरचना प्रभावित हो रही है तो वो संशोधन सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकेगा। समझ में आ गई बात? ये मामला कहां उठा? आज तक की सबसे बड़ी बेंच है ये। कितने जजेस बैठे थे इस पे? 13 जजों की बेंच है। आज तक पूरे भारतीय इतिहास में इससे बड़ा केस अभी तक नहीं आया। समझ में आ गई बात? कौन थे इसके जज? सीजीआई कौन थे? सीकरी। 13 जजेस की बेंच ने किसके खिलाफ हुआ मामला? एक तरफ केशवानंद भारती, दूसरी तरफ भारत सरकार। समझो केशवानंद भारती है कौन? ये केरल और तमिलनाडु के एक बहुत बड़े मठ के मठाधीश हैं। और इंदिरा गांधी की सरकार में क्या किया गया? संपत्ति का उन्मूलन और संपत्ति का अधिग्रहण किया गया। तो इनके मठ को भी सरकार अपने अंडर में कर रही थी। मामला कहां गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच में 7 जजों ने किसके पक्ष में वो दिया निर्णय, और 6 जज किसके पक्ष में थे? सरकार। समझते रहना। 7 जजों ने जो पक्ष किसका लिया? केशवानंद भारती। जीता कौन? केशवानंद भारती। हारा कौन? सरकार। यानी ये कह सकते हैं कि 7 जो जज हैं वो किसके पक्ष में हैं? केशवानंद। और 6 किसके पक्ष में थे? सरकार के। जीता कौन? हारा कौन? सरकार। समझना ठीक? इन 6 जजों में, हाँ 7 जजों में 3 वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम हैं। देखो क्या क्या है। एक है शेलेट, एक कौन है? एक शेलेट है, एक है हेगड़े और एक है ग्रोवर। ये तीनों जज सीनियर थे। किसके बाद? सीकरी साहब के बाद। इस केस के बाद सीकरी साहब ने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया। जैसे ही रिजाइन करेंगे नया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। किसको बनना चाहिए था? इनको, इनको या इनको। लेकिन ये जो 3 थे किसके पक्ष में बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी कैसे इसको बना देंगी? नहीं समझे मेरी बात? इंदिरा गांधी का इनसे तीनों से क्या था? विवाद उत्पन्न हुआ। इसी 6 में से, इस 6 में से एक व्यक्ति हैं एएन रॉय, जो इनसे जूनियर थे। किससे? किससे? इन तीनों से जूनियर थे। लेकिन ये पक्ष में किसकी बात कर रहे थे? सरकार की। इंदिरा गांधी ने किसको बनाया होगा? उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? यानी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए किसी जूनियर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। उल्लंघन हुआ। ये उल्लंघन के बाद इन तीनों जजों ने क्या कर दिया? अपने पद से रिजाइन कर दिया और कहा कि हम तीनों किसी जूनियर के अंदर कैसे काम कर लोगे यार? नहीं समझे मेरी बात? पहला उल्लंघन समझे? 1773 1973 1977 में क्या हुआ? पहली बार भारतीय इतिहास में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। किसकी? जनता पार्टी की सरकार। और जनता पार्टी ने कहा कि जैसे आपने किया है वैसे हम भी करेंगे।
और सारी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए M.A. हिदायतुल्लाह को क्या बना दिया? CGI बना दिया। तो आज तक कितनी बार उल्लंघन हुआ है? 2 बार। हाँ हाँ, कौन कौन कौन? एक A.N. रॉय के केस में और दूसरा M.A. हिदायतुल्लाह के केस में। ठीक है, समझ गए? पक्का? आ जाओ। CGI अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति। CGI को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर? कहीं नहीं लिखा, किसी की सलाह पर लिखा नहीं है, यानी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। किसी की सलाह नहीं लेगा राष्ट्रपति, वरिष्ठता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना देगा। लेकिन छिपी हुई राजनीति क्या है? किसकी सलाह लेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना? लेकिन जैसे ही अदर जजेस को नियुक्त करने की बात आएगी, कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश को किसकी सलाह से नियुक्त करेगा? है? किसकी सलाह पर? हाँ, CGI की सलाह पर अदर जजेस को नियुक्त करेगा। खुजली देखो कैसे होगी। राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर रहा है? अदर जजेस को। किसकी सलाह पर? CGI की। प्रथम जजेस केस, फर्स्ट 1983 पहली बार मामला उठा। CP गुप्ता नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एक प्रश्न लगाया या प्रश्न पूछा, क्या कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है, क्या वह राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है? बताओ। तो केस में आया राष्ट्रपति CGI की किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। समझ में आ गई बात? पक्का? यानी किसकी सलाह ले रहा है राष्ट्रपति? सिर्फ और सिर्फ CGI की सलाह ले रहा है और सारे जजेस को नियुक्त कर ले रहा है। CP गुप्ता 1983 फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं उसको। और कहा गया, उसने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो सलाह दी गई है, किसको, क्या वह राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है? सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और कहा बाध्यता नहीं है। सेकेंड जजेस केस, (1992) सुनना, पहले में क्या आया? प्रथम न्यायाधीश मामला में क्या बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो सलाह दी गई है राष्ट्रपति को, किस लिए? अदर्स जजेस को अपॉइंट करने के लिए। क्या वो सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? तो आंसर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसी के बाद 7-9 साल बाद क्या आया? सेकेंड जजेस केस। इसमें क्या कहा गया कि जो सलाह दे रहा है, इस सलाह की परिभाषा क्या है, इसको परिभाषित करें। सलाह का मतलब क्या समझे? नहीं समझे? सलाह का मतलब क्या समझोगे? सलाह होती क्या, ये पहले बताओ। और वो सलाह क्यों माने और क्यों ना माने, ये कब मामला उठा? सेकेंड जजेस केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सलाह का मतलब परामर्श से है, और ये जो परामर्श दिया जाएगा ये सिर्फ CGI द्वारा नहीं, बल्कि 2 अन्य न्यायाधीशों के साथ
ये सलाह का मतलब परामर्श है, और परामर्श सिर्फ सीजीआई का नहीं होगा, सीजीआई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का परामर्श मिलाकर उसको माना जाएगा। समझ में आ गई बात? और ऐसा परामर्श सुप्रीम कोर्ट जो दे रहे हैं, ऐसा परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। आगे बात, पहले फर्स्ट जजेस केस में क्या बात हुई कि जो मुख्य न्यायाधीश सलाह दे रहा है राष्ट्रपति को, वह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। दूसरा जजेस केस में क्या आया, पहले पूछा गया कि इस सलाह का मतलब बताओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सलाह का मतलब परामर्श, और परामर्श सिर्फ सीजीआई द्वारा नहीं दिया जाएगा, सीजीआई के साथ साथ 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का परामर्श लिया जाएगा, और ऐसा परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। समझ में आई? और यहीं से व्यवस्था उठी किसकी, कोलेजियम सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों को कैसी व्यवस्था से नियुक्त किया जाता है, कोलेजियम। इस कोलेजियम में कितने लोगों की सलाह माननी बाध्य है, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर ऐसा परामर्श दे रहे हैं कि ए को बना दो सुप्रीम कोर्ट का जज, तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। आ गई बात समझ में? पक्का। तीसरा जजेस केस देखो, हालांकि थर्ड जजेस केस कहेंगे नहीं इसको, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति ने 143 का यूज किया, लेकिन मानते हैं कि तीसरा न्यायाधीश मामला है। हालांकि तीसरा न्यायाधीश मामला हुआ नहीं है। कितने न्यायाधीश मामले हैं, पहला और तीसरे को न्यायाधीश मामला लिखती है किताबें, लेकिन तीसरा न्यायाधीश मामला है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें राष्ट्रपति ने 143 का यूज किया और सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगा, सलाह मांगी। ठीक है, समझो इसमें क्या कहा गया, सीजीआई किसको परामर्श दे रहा है, सीजीआई के साथ साथ कौन, 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 3 लोग राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि परामर्श जो है ये 3 के साथ नहीं बल्कि कितने लोगों के साथ देना चाहिए, जो परामर्श मिल रहा है राष्ट्रपति को, कितने लोग, एक सीजीआई और 4 अन्य न्यायाधीश। समझ में आ गई बात? इसके बाद दूसरा मामला क्या उठा इसी में कि ऐसा जो परामर्श है कितने लोगों द्वारा, 5 लोगों द्वारा। 5 लोगों द्वारा जो कोलेजियम बना है, इस कोलेजियम की जो सलाह दे रही वो कैसी होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। समझते रहे ना? कोलेजियम कितने का, कोलेजियम की संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई, 3 से 5 हो गई, एक सीजीआई और 4 अन्य न्यायाधीश। ये जो कोलेजियम परामर्श दे रहा है यह परामर्श फोन पे नहीं होगा। परामर्श कैसा होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा। और कैसा होगा, सर्वसहमति से होगा। मतलब सबकी सहमति का मतलब कितने लोग परामर्श दे रहे हैं, 5 लोग। 5 लोग में से किसको दे रहे हैं कि ए को क्या बना दो, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। इन 5 में से एक सीजीआई है और 4 क्या है, अदर है। समझना, एक सीजीआई साहब कह रहे हैं कि ए को बना दो और अन्य लोग कह रहे हैं कि ए को मत बनाओ। क्या राष्ट्रपति ऐसे परामर्श मानने के लिए बाध्य है? नहीं। छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट प्लस 3 अन्य जज कह रहे हैं कि ए को बना दो और एक जज कह रहा है कि ए को ना बनाओ। क्या राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मानने के लिए बाध्य है? नहीं। पूरे 5 लोगों को सहमत होना ही पड़ेगा। अगर कोई एक भी सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर परामर्श लिखित नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। समझ में आ गई बात? पक्का? कितनी शर्तें?
यानी किसी भी जजेस को अपॉइंट करने के लिए क्या होना चाहिए? कोलिजियम। कोलिजियम में कितने लोग? 5, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? ए भगवान, परामर्श लिखित होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? परामर्श सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। इन तीनों शर्तों के अलावा या इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त का पालन नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। आ गई बात समझ में? पक्का? तो दिक्कत कहाँ आई थी? जजेस को अपॉइंट करने में। ठीक है, इस कॉलेजियम को 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में अवैध घोषित कर दिया गया। क्यों? दिमाग लगाओ। इस कॉलेजियम नियुक्त कर रहा है ना? किसको? कॉलेजियम किसको नियुक्त कर रहा है? इसमें क्या दिक्कत हुई है जो सरकार ने उसको अवैध घोषित किया था? बिल्कुल, इसने इस व्यवस्था ने कहीं ना कहीं न्यायपालिका में किसको बढ़ा दिया? वंशवाद को। किसी भी जज को नियुक्त कौन कर रहा है? कॉलेजियम। उस कॉलेजियम में है कौन? जज, चाहे वो सीजीआई हो चाहे अदर्स हो। 4 जजों को नियुक्त करने में जज का योगदान किसको नियुक्त किया जाएगा? अपने परिवार के लोगों को। तुम देखना, अगर दादा जज हैं तो उसका पोता जज होगा ही होगा। इस चीज को रोकते हुए सरकार ने वंशवाद को बढ़ावा जो दे रहे थे, कहां पर? न्यायपालिका में। इस चीज को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और क्या लाया गया? क्या लाया गया? लाया क्या गया? इस कॉलेजियम को खत्म कर दिया गया। और क्या लाया गया? एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी अब जो जज को नियुक्त किया जाएगा वो एक आयोग के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये अवधारणा कहां से ली हमने? एनजेएसी। वर्तमान में अगर कोई पूछे कि किस देश के न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट एनजेएसी द्वारा होता है, भारत में खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया में जजों को हटाने और जजों को नियुक्त करने का कार्य कौन कर रहा है? एनजेएसी। इसी को अवधारणा को हमने क्या किया? अपने सिस्टम में लाने का प्रयास किया, लेकिन वापस लेना पड़ा। कब? 2015 या 16 में वापस हो गया सिस्टम। और आज भी कॉलेजियम के द्वारा ही जजों को नियुक्त किया जा रहा है। थोड़ा सा एनजेएसी के बारे में देखो। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है अब जजों का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? एनजेएसी। अरे यार, लिखना बाद में। इस एनजेएसी में ये जो आयोग है ना, क्या लिखा? कमीशन। तो कमीशन में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य। देखते रहना, 6 सदस्य। देखो, अभी तक कॉलेजियम के तहत क्या हो रहा था? कॉलेजियम के तहत सिर्फ जजेस ही मिलकर जज को नियुक्त कर रहे थे। क्या किया सरकार ने? सरकार ने कहा कि इससे न्यायपालिका में परिवारवाद की अवधारणा का विकास हो रहा है, इसको कम करो। तो कम करने के तहत क्या किया गया? कॉलेजियम को खत्म किया गया और एनजेएसी को लागू किया गया। तो ऐसा क्या है कि इससे परिवारवाद खत्म हो जाता? देखो, इस 6 सदस्य में से एक व्यक्ति कौन होगा? 2 कौन होंगे? अदर जजेस। ठीक है, एक कौन होगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी। और 2 कौन होंगे? ख्याति प्राप्त व्यक्ति। कितने हो गए संख्या? 6 हो गए। 1, 3, 4 और 2, 6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यायपालिका को।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैं? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव को। ठीक, गुड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ख्याति, मतलब जो फेमस, दो फेमस पर्सनालिटी होंगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सभ्य समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, इस एनजेएसी ने क्या किया? इस एनजेएसी ने कोलेजियम सिस्टम खत्म कर दिया, यानी जजों को द्वारा, जज को जो नियुक्त किया जा रहा है, किसके द्वारा? जजों द्वारा। यहां पर कार्यपालिका और सभ्य समाज का कहीं योगदान दिखा? नहीं दिखा। अब इसमें देखो, न्यायपालिका का योगदान, कार्यपालिका का योगदान और सिविल सोसाइटी का योगदान। अब जो व्यक्ति जज बनेगा, जो इन सबके अनुसार क्या हो? सुटेबल हो। क्या ये सिस्टम सही था? हाँ, सही था, लागू होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, याचिका आई, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। इसमें कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कार्यपालिका और सिविल सोसाइटी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्षता क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। और इससे हमारी जो क्या बोलते नहीं, ये क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्षता। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा, ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और अभी क्या केशवानंद भारती के मामले में क्या आया था कि भारत की संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का प्रभावित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अवैध घोषित कर देगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी से बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा, अतः किया गया यह संशोधन अवैध है। कहानी समझ में आ गई? पक्का? क्या बोला आपने? फिर से एक बार सुन लो, दोबारा बोलेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र किसके पास था? कोलेजियम के पास। कोलेजियम की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन वो परामर्श कैसे होना चाहिए? लिखित होना चाहिए और म्यूचुअल कंसर्न के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक, इससे क्या हुआ? देखा गया 2014 में एक मामला आया, मामला नहीं आया, पूरा इतिहास का अध्ययन किया गया और देखा गया कि न्यायपालिका में क्या बढ़ रहा है? परिवारवाद। यानी जज का बेटा जज, जज का पोता जज, जज का भाई जज, जज का नाती जज, जज की बहन जज, जज का भाई जज। यानी इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं भारत में एक विशेषाधिकार वर्ग का उद्भव हो गया। आप अगर जज के परिवार में पैदा हुए हैं तो श्योर है कि आप जज बनेंगे। क्या हुआ? विशेषाधिकार वर्ग का उद्भव हो गया। और भारत है कैसा देश? और रिपब्लिक देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि उस देश में विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। बनने लगा था, खत्म करना जरूरी था, किया। कोलिज्म खत्म करके क्या किया गया? एनजेएसी लागू किया गया। कब? 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। इसमें कितने सदस्य? 6 सदस्य। 6 सदस्य में कौन? एक सीजीआई, 2 अदर्स, एक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्राधिकारी और 2 कोई भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति। इस पूरे आयोग के द्वारा यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि न्यायपालिका में जो जजों की नियुक्ति हो रही है वो सिर्फ जजों के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यपालिका का भी योगदान और सिविल सोसाइटी का भी योगदान किया जाना जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया और क्या किया कि ऐसा करने से जैसे ही न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच कैसा संबंध है, ये अपना काम करें, ये अपना काम करें। आप जजों को नियुक्त करने में कैसे घुसे चले जा रहे हो? मेरी बात समझ लो। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी कार्यपालिका को ओवरलैप करेगा। कहां पर? न्यायपालिका में। यानी न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कौन करेगा?
कार्यपालिका कर रही है, जो कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के क्या है खिलाफ है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ पे है? भारतीय संविधान के मूल संरचना में है कि नहीं? जैसे मूल संरचना आई बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे संविधान संशोधन को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। समझ गए? पक्का? ठीक है। जैसे ही बात हुई, क्या की? जैसे कार्यपालिका का हस्तक्षेप दिखा, कहां पर? न्यायपालिका में। न्यायपालिका ने आवाज उठाई और कहा कि इससे हमारे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को उल्लंघन किया गया है, वॉयलेट किया गया है, अतः यह संविधान संशोधन क्या है? अवैध है। समझ गए? और आज तक क्या हुआ? एनजेएसी को फिर से वापस कर लिया गया और पुरानी व्यवस्था कौन सी लागू है आज भी? कोलेजियम। ठीक है? पक्का? चलो। क्या? बहुत। अबे डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्र, और रिपब्लिक का मतलब है लोकतंत्र का मतलब एक ऐसा देश जहां पे नीति निर्माता में जनता का भी योगदान हो। यूके, यूएसए, इंडिया। क्या नॉर्थ कोरिया में कोई भी कानून बनता है तो उसकी जनता की राय मानी जाती है? वहां पे नहीं। वहां पे किसकी? किम जोंग योंग ने जो कह दिया। तो रिप्रेजेंट तो हम ही कर रहे हैं ना उनको। भारत इतना बड़े जनसंख्या वाला देश है, 152 करोड़ पहुंच गए हम। क्या संभव है कि हर एक व्यक्ति की सहमति पूछी जाएगी? इसीलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। कैसी? यानी जनता का एक बड़ा वर्ग अपने में से ही किसी को प्रतिनिधि के रूप में कहां भेजेगा? लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में गया लोकसभा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस जनता को। तो कैसा देश हो गया? डेमोक्रेटिक। लेकिन रिपब्लिक का मतलब क्या है? हर डेमोक्रेटिक कंट्री रिपब्लिक नहीं है। जैसे यूके, क्या है? यूके में लोकतंत्र है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। वो रिपब्लिक का मतलब उस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति निर्वाचित होगा। यहां पर क्या है? वंश के आधार पर होता है। महारानी का बेटा आज तक उसी पद को सुशोभित करेगा। उसके परिवार का ही व्यक्ति महारानी बनेगा या महाराज बनेगा। भारत में राष्ट्रपति है सर्वोच्च पद। कैसे होता है? वंश के आधार पर। पहली शर्त, सबसे बड़ी शर्त क्या है? कि सर्वोच्च पद किसकी शर्त बता रहे हैं हम? रिपब्लिक की। सर्वोच्च पद निर्वाचन के आधार पर भरा जाएगा। दूसरी शर्त क्या है गणतंत्र की? ये सब कॉन्सेप्ट अगर नहीं याद कर पा रहे हो ना तो सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दो। ये चौथी बार हो रहा है। ये कहां गया? देखो कहां की बात को कहां झोंक रहे हो। भोलेनाथ गुस्सा हो जाएंगे। कोई 4 शर्त बताओ इसकी। रिपब्लिक की 4 शर्तें बताओ। पहली तो बता दी कि सर्वोच्च पद कैसा होगा? निर्वाचन के आधार पर भरा जाएगा। दूसरी बताओ। तीसरी बताओ। डूब मरो। किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। चौथी बताओ। फिर से डूब मरो। संप्रभुता जनता के हाथों में निहित होगी। और ये 5वीं बात बताया रिपब्लिक की 4 शर्तें।
राजा वाजा है, जमींदार वर्ग है नहीं है ना। यानी जन्म के आधार पर आपको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आप फलाने के घर में पैदा हुए तो आपको अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं है। आईएएस बनोगे तो तुम्हें कुछ सुविधाएं मिलेंगी, तो यहां भी तो विशेषाधिकार वर्ग है। फिर भारत में तो है विशेषाधिकार वर्ग। तुम आईएएस बनोगे, कल को ये आईएएस बनेंगे, ये आईपीएस बनेंगे, तुम्हें विशेषाधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, खर्चा मिलेगा, तो भारत तो है, भारत रिपब्लिक है। ये खोल लो, इसको खोल लो, ये बंद है, जंग लगा हुआ है इसमें ओवरऑलिंग करो। बताओ, विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। भारत में है कि नहीं है विशेषाधिकार वर्ग? फिर आईएएस बनोगे तो क्या मिलेगा? कुछ प्रिविलेज मिलेंगे जीवन भर। अगर ट्रेन में सफर करोगे तो फर्स्ट एसी का टिकट मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों को फ्लाइट का टिकट मिलेगा फ्री। और ईश्वर करे अगर आईपीएस बन गए तो आईपीएस का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद क्या हो? पुलिस का। गैलेंट्री अवार्ड अगर ये मिल गया तो जीवन भर आपको फर्स्ट एसी का टिकट, आपके बीवी, आपके बच्चों को। तो प्रिविलेज मिल रहा है ना, तो भारत रिपब्लिक नहीं होना चाहिए ऐसे। तो क्यों है फिर भारत रिपब्लिक? सबको मिलता है, तो भारत में विशेषाधिकार वर्ग क्यों है फिर? ये जो तुमने विशेषाधिकार पाए हैं, क्या ट्रेन में फर्स्ट एसी का टिकट, फ्लाइट का टिकट, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, ये विशेषाधिकार तुम्हें कैसे मिले? मेहनत से, ना कि। इसलिए भारत रिपब्लिक है। हाँ, अरे जन्म से कैसे मिलेगा? वो 14 साल तक, सॉरी 18 साल तक तुम्हारे वो रहेंगे डिपेंड। उसे आईएएस नहीं बनाया जाएगा, तुम आईएएस हो गए तो परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब यह सुविधाएं तो जो तुम्हें मिलेंगी वो तो लेगा ही ना लेगा वो बच्चा तुम्हारा। संप्रभुता जनता के हाथ में होगी, यानी उस देश के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास? जनता के पास। समझ में आ गई बात? ये 4 शर्तें हैं रिपब्लिक होने की। इन चारों शर्तों में से यूके ये शर्त को पालन नहीं कर रहा है, इस वजह से यूके रिपब्लिक नहीं है। न्यूजीलैंड में आज भी प्राइम मिनिस्टर का पद सबसे ऊपर, लेकिन वहां पर जो सर्वोच्च पद है वो किसके लिए सुरक्षित रखा गया है? यूके में बैठने वाली महारानी और महाराज के लिए। समझ में आ गया? ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें राष्ट्रपति नहीं दिखेगा, जाके देखना, गूगल करना कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कहेगा नहीं, आपका क्वेश्चन गलत है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर है, या लिखना हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड, तो लिखेगा नहीं, आपका क्वेश्चन गलत है, प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि वो सर्वोच्च पद जो प्रेसिडेंट के नाम पे है वो किसके लिए आरक्षित रखा गया है? यूके की महारानी और महाराज के लिए, आज भी। क्यों? क्योंकि वो कभी गुलाम था। किसका? यूके का। ऐसे देशों को क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। पाकिस्तान कुत्ता बनने वाला है बहुत जल्दी, मेरी बात सुनो। क्या निर्णय मोदी जी कोई भी निर्णय लेंगे तो सबकी सहमति से होगा, ये इसलिए जनता के हाथों में है। और तुम उसकी बात भूल जाओ, वो खत्म है, वो देश है ही नहीं, वो सुअर है, सुअर। पाकिस्तान सुअर है तो उसको बने रहने दो। मोदी जी के पास मैसेज आया है कैसे? उसके हस्बैंड को मार के लड़की को, और उसने कहा कि मुझे मार दो, मेरा पति तो है नहीं, मेरे बच्चे ही मार दिया। तो नहीं, गो बैक एंड टेल मोदी। तो बताएंगे मोदी साहब क्या हुआ। सिंधु नदी विवाद, जो सिंधु नदी का पानी है बंद कर दिया। कुत्ते की भूख, मतलब कैसे बताए, बूंद बूंद के लिए मरेगा ये पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान जो देश है, यहां पे जो नदी तंत्र है, सिंधु की 2 सहायक नदियों द्वारा पानी आता है, सिंधु, चिनाब और झेलम। ये बंद हो गया।
मर जाओगे साले, क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान है, कैसा है, डेजर्ट इलाका, कहाँ से पानी मिलेगा? है नहीं, उसकी तो नदियां हैं, कूबा, कुर्रम, काबुल, गोमल, ये सारी नदियां वहां की, ये कोई दिक्कत नहीं, ये मरेगा, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से मिल रहा है? भारत में जो 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की, इसका 80% पानी कौन लेता था? ये सुअर, आज मरेगा। अब दूसरा, एम्बेसी खाली करा दी गई है, यहाँ के जो पाकिस्तानी नागरिक उनको भगाया जा रहा है, कहा था 2030, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब किसी कुत्ते को तुम 20 दिन पानी ना दो तो कैसे मरेगा? ऐसा है देश वो पाकिस्तान। अब ये ऐसा कुत्ता हो गया जो पागल हो गया है, तो क्या पागल कुत्ते को क्या करोगे? पुचकारोगे कि गोली मारोगे? मार दो गोली सालों को। समझ में आ गई बात? नीच है, ऐसे लिखो, पाकिस्तान ब्रैकेट में नीच। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो गया, नियुक्ति हो गई। अब आओ क्या? पद रिक्ति किसका? रिमूवल ऑफ जजेस। कहां पे उल्लेख है? 124(4). ये क्लास कल करेंगे और कल से जज को पूरे हटाने का प्रोसेस सीखा जाएगा।